नमस्कार मित्रों, मैं विमल त्रिपाठी मिल्की वे इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न श्रृंखला चला रहे हैं। और उस श्रृंखला के क्रम में आज हम देखेंगे भूगोल की प्रश्न श्रृंखला नंबर 11 और उसका टॉपिक है ज्वालामुखी या वॉल्केनो। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है कि ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और ये प्रश्न उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके। ए ऑप्शन लिखा है कि 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं। बी ऑप्शन है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक भयंकर एवं विस्फोटक होते हैं। सी में लिखा है भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी या डॉर्मेंट वॉल्केनो है। और डी ऑप्शन है कि जब ज्वालामुखी मृत प्राय हो जाता है तो ज्वालामुखी पाइप के जमने से लावा प्लग का निर्माण होता है। तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला दिया है कि 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं पर, अभिसारी प्लेट सीमा यानी कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन पर, यानी जहां दो प्लेट एक दूसरे से की ओर जाती हैं और टकराती हैं, तो अभिसारी प्लेट किनारा या कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन, या उसी को कह सकते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा। तो ये लाइन सही कि 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट किनारे पर आते हैं और 15% ज्वालामुखी अपसारी प्लेट किनारे पर या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन पर आते हैं। तो फिर से देखें, 80% कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन पर और 15% डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन पर। तो पहली लाइन सही है कि 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं, ये तो कथन सही है। लेकिन हमें गलत कथन को निकालना है, यानी जो वाक्य, जो सेंटेंस गलत होगा वह इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ये लाइन सही है, यानी ये छोड़ दिया जाएगा। अगला दिया है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक भयंकर एवं विस्फोटक होते हैं। ये लाइन भी सही है कि पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी और सबसे अधिक विस्फोटक होता है। इसके बाद सी है भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डॉर्मेंट वॉल्केनो का उदाहरण है। ये लाइन सही नहीं है। स्ट्राम्बोली जो कि भूमध्य सागर में स्थित है, इटली में सिसिली द्वीप के पास लिपारी द्वीप है, वहां पर स्थित है, लिपारी द्वीप पर। और यह एक एक्टिव वॉल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि दिया है इन्होंने कि प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डॉर्मेंट वॉल्केनो का उदाहरण है, जबकि चीज क्या है कि स्ट्राम्बोली एक एक्टिव वॉल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी प्रश्न के मुताबिक यही सही होगा, क्योंकि हमें गलत कथन को निकालना है। और आखिरी है कि जब ज्वालामुखी मृत प्राय हो जाता है तो ज्वालामुखी पाइप के जमने से लावा प्लग का निर्माण होता है। ये लाइन सही है अपने आप में। इस सेंट्रल इरप्शन वाले ज्वालामुखी या केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखियों में पाइप के सहारे उद्गार होता है और आगे चलकर जब उसमें वो मृत प्राय हो जाता है तो उसमें पानी वगैरह भर जाता है और डाट के रूप में ऊपर की ओर निकला हुआ दिखाई देता है। तो ये भी सही, यानी प्रश्न के हिसाब से आंसर आपका क्या होगा, सी आंसर सही होगा ये वाला। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2011 में। क्या पूछा है कि सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है। ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन वेसुवियस, बी पीलियन, सी स्ट्राम्बोली और डी हवाई तुल्य। तो एक बार इसके क्रम को देखना कि कौन सा ज्वालामुखी सबसे कम विनाशकारी या सबसे कम तीव्र है और कौन सा सबसे ज्यादा है। उसका आर्डर देख लें तो उत्तर अपने आप निकल आएगा। सबसे कम विनाशकारी या सबसे कम तीव्र ज्वालामुखी है हवाई तुल्य, ये सबसे कम विनाशकारी है। उसके बाद है स्ट्राम्बोली तुल्य,
स्ट्राम्बोली तुल्य इसकी हवाई की तुलना में अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है। इसके बाद नंबर तीसरे पर है वाल्केनो। वाल्केनो तुल्य या विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी ये एक ही तरह के होते हैं। विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी और वाल्केनियन टाइप वाल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी एक ही तरह के होते हैं। तो वाल्केनो तुल्य ज्वालामुखी या विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी ये दोनों ही स्ट्राम्बोली से अधिक घातक, अधिक विनाशकारी होते हैं। और सबसे अधिक विनाशकारी जो ज्वालामुखी होता है वो होता है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो इसमें आप कभी भी अगर आर्डर पूछा जाए तो भी बनेगा, सबसे कम विनाशकारी पूछा जाए तो भी बनेगा, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो भी बनेगा। तो इस क्रम में देखने पर क्या देखते हैं हम कि सबसे ज्यादा विनाशकारी ज्वालामुखी जो है वो है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो आपका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन की पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, ये आंसर होगा बी उत्तर। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया है और प्रश्न में पूछा गया है कि जब ज्वालामुखी मुख का अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो उसे कहते हैं। ए ऑप्शन है ज्वालामुखी शंकु या इंग्लिश में वॉल्केनिक कोन, बी है काल्डेरा, इंग्लिश में भी काल्डेरा, सी ज्वालामुखी गर्त या वॉल्केनिक क्रेटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जहां पर ज्वालामुखी का उद्गार केंद्रीय उद्गार द्वारा होता है यानी सेंट्रल इरप्शन द्वारा होता है, तो वहां पर इस तरह से पाइप के द्वारा ज्वालामुखी बाहर की ओर निकलता है और आगे चलकर उसमें जो ऐसे एक गर्त के रूप का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं वॉल्केनिक क्रेटर। इसको कहा जाता है क्रेटर, इस गहरे गर्त को। और धीरे धीरे करके जब इस क्रेटर का विस्तार होता है तो उसका विस्तृत रूप कहलाता है काल्डेरा। तो प्रश्न पूछा गया कि जब ज्वालामुखी मुख का अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो उसे कहा जाता है काल्डेरा, यानी काल्डेरा क्रेटर का ही विस्तृत या बढ़ा हुआ रूप है। तो आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन यानी काल्डेरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया है और प्रश्न पूछा है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों के अपनति यानी एंटीक्लाइन तथा अभिनति या सिनक्लाइन में लावा का जमाव हो जाता है, इस प्रकार बने आग्नेय शैल को कहते हैं। और ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन लैकोलिथ, बी बैथोलिथ, सी लोपोलिथ, डी सैकोलिथ। तो सबसे पहले एक चीज देख लें कि जो इन्होंने कहा है कि मोड़दार पर्वतों की एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन, इसको ये क्या कहलाता है? एंटीक्लाइन यानी अपनति और सिनक्लाइन यानी अभिनति क्या होता है? मोड़दार जो पर्वत होते हैं उनकी आकृति ऐसी होती है, ऊपर की ओर उठा भाग, फिर नीचे की ओर धंसा भाग, फिर ऊपर की ओर उठा भाग, फिर नीचे की ओर धंसा भाग, इस तरह के भाग होते हैं। तो ऊपर उठे भाग को हम कहते हैं अपनति या एंटीक्लाइन और नीचे धसे भाग को कहते हैं अभिनति या सिनक्लाइन। तो अब चारों ऑप्शन को देख लेते हैं जरा, इसमें चारों में क्या क्या आकृतियां बनती हैं, तो आंसर अपने आप निकल आएगा। ए ऑप्शन में लिखा है लैकोलिथ। लैकोलिथ वहां पर बनते हैं जहां पर ज्वालामुखी उद्गार ऐसी जगह हो रहा हो जहां पर ऊपर परतदार संरचना हो। तो अगर तीव्र गति से ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो समानांतर संरचनाओं को, परतदार शैलों की समानांतर संरचनाओं को ज्वालामुखी कॉन्वेक्स शेप में या इस तरह से मोड़ देते हैं। ज्वालामुखी का जो जमाव है इस तरह से हो जाता है, उत्तल आकृति में या कॉन्वेक्स शेप में। अगर इस तरह से कॉन्वेक्स शेप में जमा होता है तो उसको हम कहते हैं लैकोलिथ। कहाँ पर? परतदार शैलों में। अगर परतदार शैलों में ज्वालामुखी का जमाव उत्तल आकार के रूप में होता है तो हम इसको कहते हैं लैकोलिथ।
अब बी ऑप्शन को छोड़कर सी ऑप्शन को देख लें पहले, क्योंकि इससे मिलती जुलती संरचना है। अगर परतदार सेलों में ज्वालामुखी का निक्षेप इस तरह से अवतल आकृति में होता है, इस तरह या कॉनकेव शेप में, तो इसको कहा जाता है लोपोलिथ। यानी एक चीज देखने की कि लैकोलिथ और लोपोलिथ इन दोनों का निर्माण परतदार सेलों में होता है, वहां पर अगर ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो। बैथोलिथ कैसी संरचना है? यदि पर्वतीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी उद्गार के समय ऐसी लंबवत संरचना का निर्माण हो, खड़ी खड़ी पर्वत के बीच में, पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह की संरचना, ज्वालामुखी नीचे से निकला और इस खड़ी संरचना का एक इस तरह से निर्माण होता है, तो उसको हम कहते हैं बैथोलिथ। और नंबर चौथा है फैकोलिथ। फैकोलिथ में क्या होता है? यदि ज्वालामुखी का उद्गार मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहा है और उसमें ज्वालामुखी का निक्षेप, तो पर्वतीय क्षेत्र होगा तो अभी हमने देखा कि एंटीक्लाइन ऐसे बनता है, सिंक्लाइन ऐसे, एंटीक्लाइन ऐसे, सिंक्लाइन ऐसे। ये ऊपरी भाग अपनति या एंटीक्लाइन और गहरा भाग अभिनति। ये फिर ऊपरी भाग अपनति यानी एंटीक्लाइन और गहरा भाग फिर अभिनति। ज्वालामुखी का जब उद्गार होगा, तो अगर ये ज्वालामुखी का उद्गार यहां पर जब होगा एंटीक्लाइन में, तो यहां भी कॉन्वेक्स शेप बनेगा, यानी उत्तल आकार का शेप बनेगा, जैसे यहां पर बना था लैकुलिथ में। लेकिन ये इसमें अंतर क्या है? मूलभूत अंतर क्या है? ये परतदार शैलों में निर्माण हो रहा है और ये मूड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण हो रहा है। तो एक संरचना ऐसी बनती है उत्तल आकार की एंटीक्लाइन में, और दूसरी अगर निक्षेप इस तरह से होता है, यहां नीचे की तरफ निक्षेप होगा पर्वतीय भाग में, तो ये इस तरह से होगा यहां पर सिंक्लाइन में। इसका शेप कैसे होगा? कॉनकेव यानी अवतल आकार का। तो अगर ज्वालामुखी उद्गार मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में होगा, तो निश्चित रूप से इस तरह की स्थलाकृति देखने को मिल सकती है। हमेशा मिलेगी कोई जरूरी नहीं, लेकिन ऐसी स्थलाकृति देखने को मिल सकती है कि एंटीक्लाइन में निक्षेप होगा यानी अपनति में निक्षेप होगा तो इस तरह से उत्तल आकार का, और अभिनति में निक्षेप होगा तो अवतल आकार का। तो इन आकृतियों को हम कहते हैं फैकोलिथ। और प्रश्न में यही पूछा गया आपसे कि ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति यानी एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में लावा का जमाव हो जाता है, इस प्रकार की बने आग्नेय शैल को कहते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? फैकोलिथ। डी ऑप्शन सही होगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो कि जीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया है। और इसमें पूछा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी जो सम्मिलित नहीं होगा उसको हमें निकालना है आंसर में। तो इसमें बाईं तरफ ज्वालामुखियों की लिस्ट दी है और दाईं तरफ देश के नाम दिए हैं। ए ऑप्शन में दिया है कोलिना और उसके सामने है मैक्सिको, ये सही है। ये ज्वालामुखी कोलिना मैक्सिको में ही है। अगला है मेरापी और ये इंडोनेशिया में है, ये भी सही है। तीसरा है माउंट एटना, ये इटली में दिया है, ये भी सही है। और चौथा है सबनकाया, ये जापान में दिया है, जबकि इसका सही उत्तर क्या है? ये पेरू में है, यानी ये मैच नहीं है। सबनकाया जापान में, ये मैच नहीं है। तो उन्होंने यही पूछा है कि जो सुमेलित नहीं है, तो यही लगाना होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? सबनकाया ये सुमेलित नहीं है। ये कहाँ पर है? पेरू में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। और प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी से संबंध नहीं है? और ऑप्शन दिए हैं क्रेटर, बी ऑप्शन कार्डेरा, सी अर्ग, डी प्यूमिस। तो क्रेटर कार्डेरा के बारे में देख चुके हैं ये। तो क्रेटर, कार्डेरा और प्यूमिस, ये तीनों की तीन ज्वालामुखी से जुड़ी हुई स्थलाकृतियां हैं। और अर्ग जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्र से जुड़ी आकृति है। यानी जो इन्होंने प्रश्न में पूछा है कि कौन ज्वालामुखी संबद्ध
नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यानी अर्ध। ये ज्वालामुखी से जुड़ी हुई स्थलाकृति नहीं है या इससे संबद्ध नहीं किसी भी तरह से। बाकी तीन चीजें ज्वालामुखी से संबंधित हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? सी आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि ये पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा कि ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को कहते हैं। ये ऑप्शन है लैकोलिथ, बी पैकोलिथ, सी बैटोलिथ और डी लोपोलिथ। तो अभी एक किसी प्रश्न में इन चीजों को देखा गया था, उसमें हमने समझाया भी था कि कहाँ पर लैकोलिथ, कहाँ पैकोलिथ, कहाँ पर लोपोलिथ बनता है। तो इन्होंने पूछा कि लहरदार आकृति, लहरदार आकृति देखा था हमने कि मोड़दार पर्वतों के एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन में बनती है। अगर ज्वालामुखी का उद्गार इस तरह से होता है, मुड़दार पर्वतीय क्षेत्र में होगा, और वो अगर अपनति में यहाँ पर डिपॉजिट हो गया लावा और यहाँ पर अभिनति में डिपॉजिट हो गया, तो इस संरचना को हम कहते हैं फैकोलिथ। यानी फैकोलिथ आकृति मोड़दार पर्वतों में बनती है और लहरदार आकृति के रूप में बनती है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि लहरदार आकृति को कहते हैं, आंसर क्या होगा? फैकोलिथ, जो कि मोड़दार पर्वतों के अपनति और अभिनति में बनती है। तो आंसर आपका होगा बी आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, और ये प्रश्न पीजीटी 2013 में पूछा गया है। और प्रश्न पूछा कि मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन दिए हैं हवाई द्वीप का, अलास्का का, इटली का, जापान का। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है कि मोना लोआ कहाँ का ज्वालामुखी है। तो ये हवाई द्वीप का ज्वालामुखी है, और हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है और प्रशांत महासागर में स्थित है। तो हवाई द्वीप पर मोना लोआ नामक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, और ये प्रश्न टीजीटी में भी पूछा गया और जीआईसी प्रवक्ता में भी पूछा गया है। और प्रश्न पूछा है कि ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं होता। और ऑप्शन है, ए ऑप्शन है पीलियन, बी हवाइयन, सी स्ट्राम्बोलियन और डी वॉल्केनियन। और इसी तरह का एक प्रश्न पहले देख चुके हैं हम लोग, और उसमें हमने पूरा आर्डर दिखाया था। एक बार फिर देख लेते हैं कि क्या आर्डर है। सबसे कम तीव्रता वाला या सबसे कम विस्फोटक है हवाइयन, उससे ज्यादा है स्ट्राम्बोलियन, उससे ज्यादा है वॉल्केनियन या विसुवियस प्रकार का, और सर्वाधिक विस्फोटक या तीव्र ज्वालामुखी है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो उन्होंने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं होता। तो हवाइयन है जो ये सबसे कम विस्फोटक ज्वालामुखी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी आंसर, हवाइयन प्रकार का ज्वालामुखी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज की क्वेश्चन सीरीज का आखिरी प्रश्न होगा। और ये प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2005 से पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी जो युग्म सुमेलित ना हो उसको पॉइंट आउट करना है। पहला ए ऑप्शन में दिया है विसुवियस, उसके सामने इटली, ये सुमेलित है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है, ये सही है। बी ऑप्शन में दिया है इरेबस, उसके सामने दिया है अलास्का, ये सुमेलित नहीं है। इरेबस जो ज्वालामुखी है वो अंटार्कटिका पर है। इसके बाद यानी ये बी वाला सम्मिलित नहीं है, सी ऑप्शन है। तो इस तरह से बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी ये होगा। और ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका पर। सी ऑप्शन देखें, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में सही है,
सुमेलित है, और मोना लोआ हवाई द्वीप ये भी सुमेलित है। यानी हमें निकालना था कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा निकला, इरेबस अलास्का, यानी इरेबस अलास्का में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। कहाँ पर है, अंटार्कटिका पर। तो आंसर आपका क्या होगा, बी उत्तर सही होगा। इसके साथ ही हमारी आज की ये प्रश्न श्रृंखला समाप्त होती है, और अगली प्रश्न श्रृंखला के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।